वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग ने पढ़ा था न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अब खत्म हो गया है। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जो है रेस्पिरेशन। जब हम न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, हमने यानी खाना खाया, न्यूट्रिशन को एज अ फूड हमने खाया, ठीक है। वहाँ पे डाइजेशन हुआ, ढेर सारे एंजाइम्स थे जिन्होंने डाइजेशन किया खाने का, और खाने से न्यूट्रिएंट्स को निकाला। वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ब्लड के मीडियम से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स जो होता है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहे हैं, बट हमारा जो फूड लेने का मेन मोटिव है वो क्या है? फूड लेने का जो मेन मोटिव है वो है एनर्जी, क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उससे हमको एनर्जी चाहिए। भाई जब एनर्जी आएगा तभी तो हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको परफॉर्म कर पाएगी। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम न्यूट्रिएंट्स का क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? तो जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ले रहे हैं, जिसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, और वो ब्लड के मीडियम से ऑल ओवर बॉडी में एसिमुलेशन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन होके एसिमुलेशन जो हो रहा है पूरी बॉडी में हो रहा है। बट अगर उस न्यूट्रिएंट्स को एज अ न्यूट्रिएंट्स ही हम बॉडी में रहने देंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज वी वांट energy to perform the different kinds of function in our body. If the energy is not present in our body, we can't do anything. तो इसलिए उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको बहुत है। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया है उसका ब्रेक डाउन करती है, राइट। यानी हमने जो खाना खाया था उसका एक बार जो है ब्रेक डाउन हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। और जब वो न्यूट्रिएंट्स यानी वो डाइजेस्टिव फूड्स जब हमारे ब्लड में एसिमुलेट होते हैं पूरे बॉडी में, तो उसका भी ब्रेक डाउन होता है। बिकॉज अगर ब्रेक डाउन उसका नहीं हुआ तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट इज अ रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन होगा, यानी हम जो डाइजेशन पढ़ रहे हैं वो इंटर रिलेटेड है रिस्पिरेशन से। यानी जब डाइजेशन होगा उसके बाद ही रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो हो रही है वो परफॉर्म हो पाएगी। जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आएंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे, उससे एनर्जी निकलेगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन, ठीक है। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज अ रिस्पिरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रिस्पिरेशन का हम क्या बात कर सकते हैं, हम उसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? The process of respiration involve taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy by burning food, या burning बोल सकते हैं, या break down food, and then eliminated the water waste प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं ब्लड में, अब हम ऑक्सीजन लेंगे ब्रीथिंग के जरिए, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, हमारे ब्लड में जाएगी, और वहाँ पे खाने को ब्रेक डाउन करेगी, उसको बर्न करेगी, और बर्न करेगी तो उससे एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी निकलेगी तो उस प्रोसेस में या उस रिएक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी मान लो फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज लिया, हमने क्या लिया? ग्लूकोज C6H12 और O6, इतना मैंने लिया, ठीक है। फिर बाहर से जब ऑक्सीजन मैंने लिया, हमारे हमारे ब्रीथिंग में जब हमने ऑक्सीजन बाहर से इन्वायरमेंट से लिया, वो ऑक्सीजन जब ब्लड में गई तो उसने क्या किया? जो हमने खाने में ग्लूकोज लिया है उसका ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाया। ये क्या हो गई? ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हमने एक्सहेल कर दिया, और जो ये वाटर है, ये ऐसे तो हम इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बोले, बट ये वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर जो होता है बॉडी में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है यही हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं वेरियस फंक्शन को बॉडी के परफॉर्म करने में। तो समझ में आई? ये है रिस्पिरेशन की पूरी इक्वेशन, जहाँ पे हमने ग्लूकोज या जो भी फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकला कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर और बना एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने यूज़ कर लिया फंक्शन परफॉर्म करने में। ज़्यादा है तो उसको स्टोर कर लिया एटीपी के फॉर्म में। रिमेंबर एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, बनता है, और जब हम कोई काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो इक्वेशन है हमने पहले भी पढ़ी है। हमने पहले जब हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस तो मैंने एक मेटाबॉलिक का एक टॉपिक लिया था, उसमें मैंने ये इक्वेशन बताई थी, आप लोगों को याद आ रहा होगा तो। बिकॉज रिस्पिरेशन इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप के प्रोसेस में डिवाइड था, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में जो होती है एनर्जी, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ की बिल्ड होता है, बनता है, बट कैटाबॉलिक में क्या था, ब्रेक डाउन था। और एग्जाम्पल क्या था कैटाबॉलिक का, रेस्पिरेशन। तो दिस इज अ रेस्पिरेशन विच इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे कोई चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, और क्या निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक में कौन सा, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड वेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी निकालनी रहती है, इसके लिए हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाहर से, और उसी के प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बची उसको एक्सहेल कर देंगे और वाटर को बॉडी में यूज़ कर लेंगे। ये हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब आता है एक टर्म ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, लोग सोचते होंगे कि अरे वही तो है, सांस लिया छोड़ा, यही तो होता है रेस्पिरेशन, और यही तो, मतलब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को लोग एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये जो ब्रीथिंग है और ये रेस्पिरेशन को लोगों में कंफ्यूजन होगा, या तो फिर वो कहीं ना कहीं इस टर्म को एक जैसे ही समझ होंगे। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ब्रीथिंग जो होता है दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, सिंपल प्रोसेस है, हमने बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल किया यानी लिया, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, ठीक है, ये हमारा सिंपल ब्रीथिंग हुआ। बट रेस्पिरेशन ये नहीं है। अभी मैंने जो बताया कि हमने जो भी चीज़ खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंचा है, डाइजेस्टिव फूड पहुंचा है, उसका ब्रेक डाउन ही रेस्पिरेशन होता है। तो डिफरेंट हुआ ना। ब्रीथिंग क्या हुआ, हमने सांस को हमने इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, ये एक ब्रीथिंग की प्रोसेस हुई, ठीक है। बट रेस्पिरेशन ये नहीं है, समझ में आया। यानी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बोथ आर अ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ब्रीथिंग पे, कि ब्रीथिंग है क्या, जानना भी जरूरी है ना, बस ये बोल दिया ब्रीथिंग यही होता है, बट इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो ब्रीथिंग, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग तो सिंपल है, समझ में भी आ गया, कोई वैसा टेंशन का बात नहीं है। अब हम आते हैं कि ब्रीथिंग हम कैसे ब्रीथ करते हैं, उसका कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ होगा जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो लंग्स में जा रहा है, ठीक है, जो भी एयर हम ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। ये है हमारी लंग्स, ये है ट्रैकिया, ये हमारी लंग्स है, ठीक है, हो गया, ये हमारी लंग्स है। लंग्स जो होता है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जो होता है रिब्स से गार्डेड होता है। क्या होता है, रिब्स से गार्डेड होता है, ये हमारी रिब्स हो गई, ठीक है, ये हमारी रिब्स हो गई। और नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, नीचे डायफ्राम होता है, आई होप यहाँ पे दिख रहा हो, नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो क्या होता है इसमें कि जब हम सांस लेते हैं, यानी हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, तो जो आगे रिब्स प्रेजेंट है उसके पीछे ही लंग्स है, आगे रिब्स है, रिब्स मैंने बताया ना, ये रिब्स केज है, ठीक है, ये रिब्स केज है, तो आगे रिब्स है। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा अंदर आती है
तो जो रिब्स होता है वो आगे की तरफ, मान लो बच्चों कि ये हमारा रिब्स है, ये हमारा रिब्स है, ठीक है, और ये हमारा पीछे की तरफ लंग्स है। जब हवा आई तो ये जो है आगे की तरफ मूव किया, रिब्स के आगे की तरफ मूव किया, और नीचे है डायफ्राम। क्या है नीचे? डायफ्राम है। वो किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। दिस इज अ डोम शेप। मैं यहाँ पे एक बार और ड्रॉ कर दूं, ये है डायफ्राम जो होता है डोम शेप का। क्या होता है? डोम शेप का, ठीक है। अब जब हवा अंदर भरती है, यानी लंग्स में हवा भरती है, तो जो आगे रिब्स है, ये हमारा रिब्स हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया। तो रिब्स जो है आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो आगे की तरफ मूव करी तो क्या हुआ? यहाँ के जो बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिब्स और लंग्स के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और नीचे जो डायफ्राम है वो नीचे स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे डोम शेप्ड है ना, ऐसे डोम शेप्ड है, ठीक है, डोम शेप्ड है। तो क्या हुआ है? ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और जब हवा भरेगा तो रिब्स आगे की तरफ जाएगा, और जो डायफ्राम है वो नीचे जो होता है वो स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा तो हवा के लिए मतलब यहाँ का भी स्पेस बढ़ गया, ठीक है, लंग्स और डायफ्राम के बीच का भी स्पेस बढ़ गया, और लंग्स और जो रिब्स है उसके बीच का भी स्पेस बढ़ गया। तो क्या हो गया? लंग्स को फूलने एक्सपेंड करने के लिए एरिया मिल गया। समझ में आ गया ना? तो हवा आसानी से बहुत इजीली इनहेल होके लंग्स में भर गई, यानी हमने जो ऑक्सीजन लिया वो उसमें आराम से भर गया। तो ये हमारी इनहेल की प्रोसेस हुई। अब एक्सहेल की प्रोसेस में जस्ट अपोजिट होता है। ये जो रिब्स आगे की तरफ मूव किया है वो अब पीछे आएगा। ये जो डायफ्राम जो है स्ट्रेट हो गया है वो फिर से डोम शेप्ड आएगा। अब ये स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट है, आई होप दिख रहा होगा, ऐसे वो स्ट्रेट है, ठीक है, डायफ्राम। अब वो फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। अब वो डोम शेप्ड हुआ तो क्या हुआ? ऐसे डोम शेप्ड होने पर लंग्स पर प्रेशर पड़ा, ठीक है, नीचे से प्रेशर पड़ा, इधर रिब्स भी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो इधर रिब्स से प्रेशर पड़ रहा है ना लंग्स पे प्रेशर। जब वो आगे की तरफ आ गई तो मतलब पीछे की तरफ आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो दोनों का एरिया क्या हुआ? वो जो एरिया बढ़ गया था सांस लेने के टाइम, ऑक्सीजन के भरने के टाइम, वो एरिया अब कम हो गया, और प्लस दोनों साइड से प्रेशर बढ़ गया लंग्स पे, रिब्स के साइड से भी और डायफ्राम के साइड से भी, दोनों के लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो जब प्रेशर किसी पे पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें से हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो बाहर निकल जाएगी। एक्सहेल का ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा हो। मैं एक बार यहाँ पे फिर से डायग्राम जो है कर देती हूँ। ये रिस्पिरेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे रब करती हूँ। यहाँ पे फिर से मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, दोनों लंग्स हो गया, ओके। अब ये जो है रिब केज है, रिब केज जो है ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे रिब केज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रिब केज बना हुआ है, ठीक है। अब नीचे क्या है? डायफ्राम है जो डोम शेप का है। क्या है? डायफ्राम डोम शेप का है, ओके। ये डोम शेप का ऐसे प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा रिब केज आगे मूव कर रहा है, डायफ्राम स्ट्रेट हो जा रहा है। जब हम यहाँ पे सांस लेंगे तो क्या होगा कि ये जो है रिब्स, जो ये डायफ्राम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा तो जो ये स्ट्रेट हो गया तो ये एरिया नीचे का बढ़ गया। जब ये ऐसे स्ट्रेट हो गया तो एरिया बढ़ गया, डोम शेप में है तो एरिया कम है, प्रेशर भी लग रहा है लंग्स के ऊपर। जब ऐसे स्ट्रेट हो गया तो एरिया यहाँ का बढ़ गया, ठीक है। जब रिब्स आगे चला गया सांस लेने अंदर लेने के टाइम, यानी इनहेल करने के टाइम, ऑक्सीजन अंदर लेने के टाइम रिब्स आगे चला गया, डायफ्राम स्ट्रेट हो गया, तो लंग्स के आगे का और नीचे का एरिया जो है वो बढ़ गया। बढ़ जाने से वो आराम से गैस यानी जो भी एयर है उसको अंदर ले लेगी और आराम से वो एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। बट ये जस्ट अपोजिट होगा एक्सहेल के प्रोसेस में। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी से निकालना होगा तो रिब के जो है अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे आया तो प्रेशर पड़ा लंग्स पे, ठीक है। डायफ्राम फिर से डोम शेप बन गया तो इधर से भी प्रेशर पड़ा और एरिया भी कम हो गया।
तो इस केस में क्या होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो ये हुआ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। समझ में आया क्या हुआ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। तो हमने क्या देखा, रिस्पिरेशन देखा। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग, अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो क्या हुआ, रिस्पिरेशन जो हुआ एक केमिकल प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, एक केमिकल प्रोसेस हुआ जहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू जो होता है फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। बट ब्रीथिंग में ऐसा नहीं हो रहा है। ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस हो रही है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, किसी चीज का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, बस सांस को लिया छोड़ा, सांस को इनहेल किया और एक्सहेल किया। ओके, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस हुआ। ब्रीथिंग जो है वॉलेंट्री प्रोसेस हुआ, जो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, जैसे कुछ सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं, कुछ मिनट के लिए सांस को रोक सकते हैं, बहुत से लोग रोकते भी हैं, तो वो थोड़ा हमारे विल पे डिपेंड हुआ। जो रिस्पिरेशन है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर वो चलता जा रहा है, हमें नहीं पता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन ब्रीथिंग को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एक होता है कि आप थोड़ा बहुत ब्रीथिंग को कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हो। बट रिस्पिरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस है, आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, आपको इतना कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं यानी इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, जो चीज़ रिस्पिरेशन में नहीं होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन में ये कोई प्रोसेस नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन आता है, वो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी वो फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट ब्रीथिंग में फूड का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना। तो ये कुछ पॉइंट है छोटे मोटे जो थोड़ा वो डिफरेंस हमको ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में आ रहा है समझ में, कि ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीथिंग जो होता है वॉलेंट्री है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये जो होता है इनवॉलेंट्री होता है। इसमें जो होता है ब्रीथिंग में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है फूड पार्टिकल्स का, रिस्पिरेशन में फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, बट ब्रीथिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस भी हम बता सकते हैं। तो आई होप आज आपको रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग समझ में आ गया हो, डिफरेंस भी कुछ समझ में आ गया हो, और ब्रीथिंग का ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया किस तरह से इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। किस तरह से रिप्स आगे बढ़ता है, डायफ्राम स्ट्रेट होता है, एरिया बढ़ता है, एयर भरता है लंग्स में, और जब निकालना होता है एयर को बाहर यानी एक्सहेल करना होता है तो रिप्स पीछे चला जाता है, उस पर प्रेशर पुश होता है, डायफ्राम फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन डोम शेप में हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ा, एरिया भी कम हो गया और एयर बाहर निकल गई लंग्स से। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर, आज का वीडियो आपको पसंद आए और समझ में आए, स्पेशली समझ में आए। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।